चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्राचीन इतिहास में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, यानी कि जब तक सिलेबस पता नहीं होगा तब तक आप क्या पढ़ रहे हो ये इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास यानी कि एनिसेंट हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जो कि धीरे धीरे ताम्रपाषाण काल में कैसे बदलता है, उन सारी चीज़ों को भी देखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा काल आएगा। हड़प्पा काल यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। फिर वैदिक काल आएगा, तो इसका टेन्योर भी देखते चलेंगे, कौन सा कब से कब तक रहेगा। फिर ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल को दो पार्ट में देखेंगे, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन, यानी कि ऐसा क्या था इस वैदिक काल में कि ये नए नए धर्म का उदय होता है उस दौरान। ठीक है, जिसमें बौद्ध धर्म का उदय हो गया, जैन धर्म का उदय हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे महाजनपद का काल। महाजनपद का काल जो होगा यानी कि प्राग के मौर्य युग जो होगा। ठीक है, ये मौर्य युग इसलिए बोल रहा है कि जो 16 महाजनपद इस समय जो होता है, ये महाजनपद काल है क्या, तो इसमें 16 महाजनपद का जो उदय होता है। ठीक है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मगध का उदय, और धीरे धीरे फिर इसी मगध में सब मिलता चले जाएगा। मगध का उदय, जिसमें हर्यक वंश को भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, सिर्फ हर्यक वंश ही नहीं, जितने सारे आएंगे सबको हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, यानी कि प्राचीन भारत में उस समय भी यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में डिक्लेयर करते चलेंगे। ठीक है, फिर मौर्य साम्राज्य, फिर सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए इनका सीक्वेंस भी याद रखिएगा। ठीक है, कि मौर्य साम्राज्य, सिकंदर का आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, शुंग वंश, क्योंकि इनका सीक्वेंस कभी कभी लगाने के लिए दे देता है। ठीक है, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, फिर शुंग वंश देखेंगे, फिर कण्व वंश देखेंगे, फिर सातवाहन वंश देखेंगे। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी उसे भी बताते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद सातवाहन वंश के बाद कुछ कुछ छोटे वंश भी देखेंगे। कलिंग हो गया, कलिंग वंश हो गया, वाकाटक वंश हो गया, इस तरह से कुछ वंश आएंगे, उसको भी। और उन्हीं से और चीज़ों पे बात करेंगे जहाँ इम्पॉर्टेंट होगा, यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, विदेशी उत्तराधिकारी में देखेंगे हिंदिया वंश, शक्यवन, पार्थियन, जो पहलव होंगे। ठीक है, कुषाण वंश को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर गुप्त काल आएगा। ठीक है, गुप्त काल में चंद्रगुप्त मौर्य हो गया प्रथम, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा था, ये चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। फिर कुमारगुप्त फर्स्ट हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, फिर हुनों का आक्रमण देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त काल का प्रशासन। गुप्त काल के प्रशासन देखने के बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ महान कृतियों के बारे में भी हम लोग कुछ कुछ चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, जिसमें आर्यभट्ट आ जाएगा, वारामिहिर आ जाएगा, ब्रह्मगुप्त आ जाएगा, भास्कराचार्य आ जाएगा, धन्वंतरी हो जाएगा, सुश्रुत हो जाएगा, चरक हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों पर भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, फिर गुप्तोत्तर काल हो गया। गुप्तोत्तर काल जो कि पूर्व मध्यकाल, यानी कि अब यहाँ से मिडेवल मध्यकालीन भारत का प्रभाव देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन काल हो गया, इसमें गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन काल हो गया, जो वर्धन वंश से रिलेट होगा। फिर राष्ट्रकूट हो गया, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, यानी कि राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पाल वंश देखेंगे, फिर कन्नौज का गढ़वाल वंश, दिल्ली का चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, पाल वंश, सेन वंश, इन पर भी
गौर फरमाते चलेंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंश, यानी कि जो छोटे छोटे राजवंश होते हैं, जैसे वातापी हो गया, बादामी, पल्लव हो गया। वो पल्लव दूसरा था, ये पल्लव दूसरा है, ठीक है। उसके बाद चालुक्य हो गया, पांड्य हो गया, चोल हो गया, और उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे मध्यकालीन भारत में। तो शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो है ये देखिए, सबसे पहले इतिहास कहते हैं किसको है? इतिहास क्या हो गया? अतीत का संग्रह, ठीक है। यानी अतीत का समूह को क्या बोलेंगे? इतिहास बोलेंगे। तो प्राचीन इतिहास को जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका जो स्वरूप देखते हैं, इसे 3 पार्ट में बांट के देखते हैं। प्राक इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल जो हो, ठीक है। तो प्राक इतिहास में क्या आएगा? इसमें जो भी बातें करेंगे वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बातें करेंगे, ठीक है। जो कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, क्योंकि इस समय जो भी है लिखा नहीं गया, तो लिखित साक्ष्य कहाँ नहीं मिलता है? तो प्राक इतिहास में नहीं मिलता है, ठीक है। लिखित साक्ष्य है ही नहीं। इसमें जो भी होगा पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बात करेंगे, यानी कि औजार हो गया या फिर कोई बस्ती हो गया, खुदाई पे हम लोग को जो भी मिलेगा वही हमारा साक्ष्य होगा कि हमारा इतिहास कब से कब तक होगा। जिसका साक्ष्य का जो निरीक्षण किया जाएगा, कार्बन डेटिंग या यूरेनियम जो भी होता है, कार्बन डेटिंग के माध्यम से, ठीक है। उसमें तो जो जो सारी चीज़ें मिलेगी वही हो जाएगा हमारा क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। यहाँ भी कोई भी चीज़ लिखी या पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री को देखेंगे, तो इसमें चीज़ें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ इसमें चीज़ें लिखा तो गया लेकिन वो पढ़ा नहीं गया, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल में हड़प्पा काल आ जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और ऐतिहासिक में चीज़ें पुरातात्विक साक्ष्य को रखेंगे, साथ में लिखित को भी रखेंगे। अब यहाँ से चीज़ें पढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। तो इन सारी चीज़ें ये सब किस में आ जाएगा? ऐतिहासिक में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इसको बढ़ाते हैं प्री हिस्ट्री को, ठीक है। तो इतिहास, तो सबसे पहले जो है ना, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है वो पल्लवरम नामक जगह में, ठीक है। ये पल्लवरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। अगर मैप में देखेंगे तो पल्लवरम, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे पल्लवरम का क्षेत्र है ये। यहाँ पे प्रथम साक्ष्य किसको मिलता है? तो ये जो साक्ष्य मिलता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक, ठीक है, प्रागैतिहासिक खोजों का जनक इसे माना जाता है, ठीक है। इसके बाद यही जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित है, यानी कि इस विभाग का जो निर्माण किया था, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो किया था, संस्थापना, वो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के काल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था, जिसका जो प्रथम महानिदेशक बनाया गया था वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और ये रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये भी क्या थे? इसी विभाग से संबंधित थे, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और वर्तमान में तो इसे क्या कर दिया गया? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें होता क्या है कि मूलतः जो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से संबंधित, यानी कि एक तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है वो एक वैज्ञानिक भी थे, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी थे, साथ में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित भी थे, ठीक है। तो इस विभाग का जो जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जा रहा है। किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ, ठीक है, 1861 ईस्वी में। जिसके प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था, ठीक है।
और वर्तमान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो रखा गया इसे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बस 3-4 चीज़ें देखी है, एक साक्ष्य के आधार पे, एक लिखित आधार पे और एक दोनों, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को, जो पल्लवरम नामक पे सबसे पहले खोज किया था, ठीक है। खोज किया था तो पल्लवरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में 1861 ईस्वी में, सॉरी 1863 ईस्वी में। तो और 1861 ईस्वी में उस विभाग का जन्म हो गया, स्थापना हो गई संस्थान की। और वहाँ पे 1863 ईस्वी में क्या किया गया? खोज किया गया, ठीक है। विभाग का जन्म स्थापना जो हुआ था वो कैनिंग के काल में हुआ था, जिसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण, ठीक है, ये बोरी महाराष्ट्र से मिला था। अब ये बोरी महाराष्ट्र है कहाँ? तो ये क्षेत्र जो आ जाएगा वो हमारा बोरी महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिला था? तो सबसे पुराने पाषाण उपकरण यानी कि स्टोन एज की बात कर रहे हैं, स्टोन वेपन्स की बात करेंगे तो बोरी महाराष्ट्र से मिला था, ठीक है। ये 14 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि सबसे पुराने पाषाण उपकरण, तो बोरी नामक जगह से, ठीक है। अब देखते एक व्यक्ति हैं थॉमसन, ठीक है, ये पुरातत्वविद है और कोपेनहेगन संग्रहालय जो कि डेनमार्क में पड़ता है। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। तो वहाँ की वस्तुओं के आधार पे, ठीक है, वहाँ पे रखे वस्तुओं के आधार पे प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांट दिया। एक पाषाण काल और दूसरा कांस्य युग, तीसरा लौह युग, ठीक है। तो और उसमें फिर पाषाण काल को पूरा, इतना बड़ा एज ही था ना पाषाण काल, उसको फिर से 3 भाग में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इन दोनों को हम लोग आज देख लेते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पूरा पाषाण काल, तो यहाँ पे सिर्फ चीज़ें इतनी याद रखनी है, कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला था, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक। पूरा पाषाण काल, इसको भी हम लोग पढ़ने के क्रम में 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसका जो टेन्योर था यानी कि टाइम ऑफ पीरियड तो था 25 लाख बीसी से 10 लाख बीसी तक, सॉरी 10,000 बीसी तक। यहाँ पे अब देखिए इतने पुराने समय में लिखने का कोई बात तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? देखने को मिलेगा जो इसमें आखेट मिलेगा, आग भी देखने को मिलेगा, आग देखने को मिलेगा, लेकिन उसका उपयोग का ज्ञान नहीं था लोगों को, ठीक है। उस समय अब कहाँ से उपयोग कर पाएंगे? शुरू में आग देखेंगे, कोई भी नया चीज़ अभी आदमी देखता है तो तुरंत से उपयोग नहीं कर लेता, धीरे धीरे उसे सीखता है। तो इसका जो उपयोग करने लगेंगे वो नवपाषाण काल में, सॉरी मध्य पाषाण काल में इसका उपयोग करना सीख जाएंगे, ठीक है। इस समय जो औजार होंगे वो पत्थर के औजार होंगे, जिसे स्फटिक या क्वार्टजाइट कहते हैं, ठीक है। सल्क हो गया, ब्लेड हो गया, यानी कि ये सल्क और ब्लेड क्या होते थे? पतले धारदार जो होते थे। और ये ब्लेड जो है ना, इसे फलक भी कहते हैं, यानी कि फलक। और इस यही फलक के आधार पे मध्य पूरा पाषाण काल को इसे फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की भी संज्ञा दी जाती है। उसके बाद इस काल में, ठीक है, इस काल में जो स्थल थे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अतीरपक्कम। अतीरपक्कम भी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, अतीरपक्कम, ठीक है, इस क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये अतीरपक्कम में जैसे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम से खोज की थी, उसी तरह तमिलनाडु में किंग नामक, जो उनके फ्रेंड थे, किंग नामक व्यक्ति द्वारा खोज किया गया था अतीरपक्कम में, ठीक है।
मिलेगा क्या, तो शिकार का साक्ष्य मिलेगा या फिर जो भी होगा ये औजारों की साक्ष्य मिलेगा, ये सब साक्ष्य मिलेंगे। और क्या, एक जगह है हथनौरा, एमपी में पड़ता है, वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे हथनौरा, ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र जो है वो हथनौरा नामक जगह से मिलेगा, ठीक। ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र, यहाँ पे हथनौरा से मानव खोपड़ी एवं कंकाल के साक्ष्य मिले। तो हथनौरा से क्या, मानव खोपड़ी और कंकाल के साक्ष्य मिले। फिर तीसरा है भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। ये भी एमपी नर्मदा घाटी में ही पड़ता है। मैप के साथ देखते चलेंगे ताकि चीज़ें हमें आसानी से याद होती चले, ठीक है। तो एमपी से दो चीज़ें याद रखें, एक नर्मदा घाटी का क्षेत्र, दूसरा हथनौरा नामक जगह। वहीं पे हथनौरा से क्या मिला था, मानव खोपड़ी और कंकाल साक्ष्य। तो याद ऐसे कर सकते हैं कि जब खोपड़ी हाथ से मार मार के तोड़ दिया, ठीक है। तो मानव खोपड़ी के और कंकाल के साक्ष्य हथनौरा से मिले थे। जबकि भीमबेटका की गुफाएं जो नर्मदा घाटी थी, ठीक है, यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो गुफा चित्रकारी का साक्ष्य, यानी कि उस समय में चित्रकारी लोग करना शुरू कर। मतलब देखिए, अब कोई भी आदमी बेकारी बैठल रहेगा तो कुछ ना कुछ तो खुरफाती आइडिया आते रहेगा। तो उसी तरह गुफा में ही क्या किया वो लोग, गुफा में तो पहले लोग रहते ही थे, तो वहीं से कुछ ना कुछ जो चीज़ें देख रहे हैं उनका चित्र बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो और ये गुफा चित्रकारी यानी कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ठीक है, वहाँ से तीनों युग के, पूरा का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों युग के साक्ष्य मिले। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि देखिए, अब कोई एक ही ऐसा जगह है जहाँ से तीनों युग के साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिल जाता है, मध्य पाषाण काल भी, और नवपाषाण काल का भी साक्ष्य मिल जाता है। और ये जो भीमबेटका की गुफा है, इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसे शामिल कर लिया है, ठीक है। ये करंट का चीज़ है। उसके बाद देखते हैं मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है, मिर्ज़ापुर आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है। मिर्ज़ापुर जो है यूपी में पड़ेगा। तो मिर्ज़ापुर, यहाँ से भी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मिर्ज़ापुर में किस चीज़ का साक्ष्य मिला था, तो औजार के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद यही मिर्ज़ापुर में ही बेलन नदी घाटी है, जहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी, ठीक है। तो अस्थि निर्मित यानी कि हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा पूजा होता है, यानी अभी तक उसके साक्ष्य देखने को नहीं मिला, लेकिन अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा देखने को मिल गई। कहाँ से, मिर्ज़ापुर से, ठीक है। यहाँ से औजार मिले थे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो सबसे पहले पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट देखा था, उसके बाद किंग नामक व्यक्ति अतिरपक्कम से, और जो बोरी से, बोरी से क्या मिला था, तो यहाँ से पाषाण काल के उपकरण मिले थे, ठीक है। भीमबेटका और हथनौरा, भीमबेटका में गुफा की चित्रकारी देखने को मिला था, जबकि हथनौरा में मानव खोपड़ी और कंकाल के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। मानव खोपड़ी और कंकाल भीमबेटका में चित्रकारी की। मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर में क्या मिला था, यहाँ पे औजार के साक्ष्य मिले। यहीं से बेलन नदी घाटी, क्योंकि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा थी। तो इतने सारे साक्ष्य को याद रखना है हमें, जिसमें पूरा पाषाण काल में। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल, जिसे क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसका जो खोज किया था वो CL कार्लाइल, ठीक है, CL कार्लाइल, ठीक है, 1867 ईस्वी में। इसका जो टेन्योर देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड का, 10,000 BC से 4,000 BC तक, ठीक है। इसके लक्षण जो है, पशुपालन, जिसमें से पहला जो पशु था वो क्या था, कुत्ता, ठीक है। औजार जो थे, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म उपकरण। पहले क्या था कि बड़ा बड़ा
औजार बनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, छोटे और धारदार, यानी कि जब सूक्ष्म उपकरण पाषाण उपकरण की बात करने लगे, यानी कि पत्थरों को और पीस पीस के उसे धार देने का काम शुरू हो गया था। माइक्रोलिथ जिसे कहा गया, माइक्रो यानी कि मेसोलिथिक पीरियड का, ठीक है, एम से माइक्रो, एम से मेसोलिथिक। उसके बाद मध्य पाषाण काल में जो स्थल रहेंगे, यानी कि कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं उसको ध्यान में रखेंगे, तो बागौर है, ठीक है, राजस्थान में एक बागौर और दूसरा आदमगढ़, ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले, यानी कि एमपी में ही क्या देखेंगे, बागौर। तो ये कैसे हो जाएगा, ये मध्य पाषाण काल से, ठीक है। और भीमबेटका हथनौरा ये पूरा पाषाण काल से, आदमगढ़। बागौर क्या है, राजस्थान में, ये तो आदमगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पे राजस्थान में क्या देखेंगे, यहाँ पे बागौर, ठीक। देखिए इन दोनों में से अगर पशुपालन के साक्ष्य अगर पहले पूछता है तो पहले बागौर से मिला था राजस्थान से, दूसरा आदमगढ़ से, ठीक है। तो पहला साक्ष्य बागौर। उसके बाद लेखैया, एक इलाहाबाद का जगह है लेखैया, ठीक है। सर्वाधिक मानव कंकाल यहाँ से देखने को मिलता है, लेखैया से। उसके बाद चौफानी मांडव, इलाहाबाद भी कहाँ पड़ेगा, तो यूपी में, ठीक है, इलाहाबाद भी लेखैया, ये इलाहाबाद का जगह है, यूपी में ही। सर्वाधिक मानव का, यहाँ देखिए मानव कंकाल की बात नहीं कर रहा, मानव कंकाल कहाँ मिला था, हथनौरा में, एमपी में। लेकिन अगर सर्वाधिक मानव कंकाल की बात करता है तो लेखैया से मिला था, ठीक है। चौफानी मांडव, ये भी इलाहाबाद में पड़ता है। मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से मिले थे, यानी कि मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है। एक जगह है प्रतापगढ़, ठीक है, ये सब यूपी में ही है, ठीक है। प्रतापगढ़, यहाँ से 3 जगह के बारे में अक्सर पूछा करता है, एक सरायनगर है, दूसरा महदाहा, तीसरा दमदमा, ठीक है। इसलिए तीनों को मैंने एक जगह लिखा। प्रतापगढ़ का जो सरायनगर था वहाँ से युद्ध के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ का जो सरायनगर से, वहाँ से युद्ध के साक्ष्य मिले, 4 नर कंकाल एक साथ मिले और स्तंभ गर्त का मिला साक्ष्य। जबकि महदाहा से मृग श्रृंग, यानी कि जो हिरण होते हैं उसके छल्ले, ठीक है, मृग श्रृंग के छल्ले, हड्डियों का आभूषण मिला है। स्त्री पुरुष युगल सावधान मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को एक ही जगह दफन किया गया, ठीक है। और दमदमा से देखेंगे तो 3 नर कंकाल और 5 युगल समाधान। दमदमा 3 नर कंकाल और 5 युगल समाधान, जबकि सरायनगर से 4 नर कंकाल थे, ठीक है। युद्ध के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं सरायनगर से। अब युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर आपसी झगड़ा हुआ था, तो देखिए महदाहा में क्या, मृग सिंह के छल्ले, हड्डियों का आभूषण, स्त्री पुरुष के युगल सावधान, ये सारी चीज मध्य पाषाण काल की बातें हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर नव पाषाण काल को, ठीक है। तो आज यहीं पर यूज करें।